वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट में आम जनता के लिए तो कुछ खास नहीं दिखा, हाँ सरकार चलाने की मजबूरी जरूर दिखाई दी। इसलिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया। दोनों राज्यों में करीब 74,000 करोड़ की योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। कृषि को 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन कृषि कर्ज माफी और एमएसपी पर कुछ भी नहीं कहा गया। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। बजट से मिडिल और लोअर क्लास के लिए बहुत ज्यादा राहत नहीं दिखाई दी है। जेडीयू और टीडीपी को उम्मीद की तुलना में उनके राज्य को बहुत कम मदद मिली है, लेकिन सरकार में बने रहने के चलते वो बजट का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जरूर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट निराशाजनक है, सिर्फ सिंहासन को बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। गरीब, किसान, आदिवासी, दलित किसी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया है। युवाओं के लिए सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। रूटीन आवंटन के अलावा बजट में कुछ भी नहीं है। हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे कुर्सी बचाने का बजट बता दिया। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये बजट जनता का बजट नहीं, दोस्तों की मदद करने वाला बजट है। नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाना तर्कसंगत नहीं है। नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट मुद्दे पर 5वीं बार सुनवाई हुई। दिन भर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चली और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं विवादित प्रश्न पर कोर्ट ने साफ किया कि एनसीईआरटी की नई किताब के जवाब को सही माना जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने इस जवाब की पुष्टि की है। कोर्ट ने कहा कि अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्जाम में सिस्टम के लेवल पर गड़बड़ी हुई, इसीलिए री एग्जाम ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए री एग्जाम से इनकार कर दिया कि इस फैसले का 20 लाख छात्रों पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिनमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को खत्म करने से लेकर भविष्य में डॉक्टरों पर लोगों के भरोसे डगमगाना भी शामिल है। बहरहाल अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। महाराष्ट्र एनडीए में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से एनडीए गठबंधन में शुरू हुआ टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अजित पवार की पार्टी ने अहमदनगर जिले के क्षेत्रों में अजित पवार के दौरे के दौरान लड़की बहन योजना के पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में अजित पवार की तस्वीरें तो थी, लेकिन सीएम का जिक्र तक नहीं था। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने पिछले महीने ही विधानसभा में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की थी और जब अजित पवार यहां पहुंचे तो उन्होंने महिलाओं को, जनता को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण में भी इस योजना से मुख्यमंत्री शब्द नदारद रहा। तो उनके जन्मदिन पर 5 मंजिला केक काटा गया, जिसमें लिखा था, मैं अजित आशा अनंतराव पवार को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। इस संदेश ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी सियासत छिड़ गई। एक तरफ जहां शिंदे समर्थक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि कार्यकर्ता मुझसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महायुति का होगा। इसके बाद ये मत पूछिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसके बाद अब एनडीए गठबंधन में सीएम पद को लेकर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव महायुति एक साथ नहीं लड़ पाएगा। गठबंधन की अंतरकलह ही उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा विपक्ष के महाविकास अघाड़ी को जरूर मिल सकता है। मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लंबे वक्त से लगते आए हैं, लेकिन अब विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों को ही अपने निशाने पर ले लिया है। ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की है। कर्नाटक के एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अपनी शिकायत में उन्होंने ईडी अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य के एक पूर्व मंत्री और कुछ अन्य लोगों को
वाल्मीकि निगम घोटाले में फंसाने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्य के समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कलेश बी ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने उनसे मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र का नाम लेने को कहा। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों का नाम लेने को कहा गया। मना करने पर दबाव भी बनाया, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को ईडी अधिकारियों की कथित मनमानी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वाल्मीकि निगम मामले में मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार को फंसाने की कोशिश हो रही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। इससे पहले पश्चिम बंगाल में सीबीआई पर केस दर्ज हो चुका है और अब कर्नाटक से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने ईडी के अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है, जिसके बाद विपक्ष हावी नजर आ रहा है तो ईडी दबाव। मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी में रार की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के अंदर खाने मची रार अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे पीएम मोदी भी चिंता में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान वन मंत्रालय छीने जाने से नाराज हो गए हैं। ऐसे में नागर सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए बीजेपी को बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी में हलचल मच गई है। बता दें कि यह मंत्रालय कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को दिया गया है, जिसके बाद से बीजेपी एमपी में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नागर सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी के संगठन के नेता उनकी चिंताओं पर सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए तो उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान भी ऐसा करेंगी और रतलाम सांसद का पद छोड़ देंगी। नागर सिंह मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 23% है। पहली बार आदिवासियों को नेतृत्व दिया गया है, लेकिन अब आदिवासियों से जुड़ा वन विभाग छीनकर कांग्रेस से आए एक नेता को दे दिया गया। बता दें कि रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें 8 जुलाई को कैबिनेट में शामिल किया गया था। हाल ही में बताया गया कि उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग आवंटित किया गया है, जिसका नागर सिंह विरोध कर रहे हैं। नागर सिंह ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। आने वाले समय में बीजेपी को इस नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला अब तक रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच था, लेकिन जो बाइडेन ने अचानक ही राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का फैसला किया। उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन कर दिया, जिसके बाद कमला हैरिस के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने की चुनौती थी। बाइडेन के पीछे हटने के 24 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया। बताया जा रहा है कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है।